नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अलबेलो राजस्थान में। अलबेलो राजस्थान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपसे रूबरू करवाते हैं राजस्थान की माटी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अलबेली शख्सियतों को जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज भी हम ऐसी ही शख्सियत को आपसे मिलवाने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ अनीशा सिंह और मेरे साथ हैं मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित। आप सगलारो घणे मानसू घणे कोटसू घणे चावसू घणे हेतसू स्वागत करूँ हूँ अलबेलो राजस्थान में। और जो अनीशा जी अबार गयो है कि अलबेलो राजस्थान रे मंच माथे राजस्थानी माटी से जुड़ियोड़ा वे रतन जो आप नाम आप क्षेत्र में बहुत चावो करो वांसू में मिलावा और मुलाकात हमेशा नया नया मेहमान से हुए। तो अनीशा जी आज जो मेहमान है वे मायड़ भाषा और मातृभाषा दोनों से जुड़ियोड़ा शायद। बिल्कुल, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा जी, जो कि प्राचार्य हैं राजस्थान महाविद्यालय के और इसके साथ ही विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग और जनसंचार विभाग के। तो आज हम प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा जी से रूबरू होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका अलबेलो राजस्थान बहुत में। बहुत धन्यवाद आपका जी, कैसा लग रहा है सर आपको आज यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे मौका दिया और जो आप कह रहे हैं कि जो राजस्थान की माटी से जुड़े हुए लोग हैं आप उनको अवसर देते हैं, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जी, तो सबसे पहले सर लौटकर चलते हैं आपके बचपन के दिनों की ओर। बचपन आपका कैसा बीता, कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपने प्राप्त की? अनीशा जी, पहले तो मैं इस बात से अभिभूत हूँ कि मुझे आज अपने बचपन से लेकर के वो जो चीज़ें जो महसूस की जाती है और उसको अभिव्यक्त करने का आपने मुझे मंच दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का और दूरदर्शन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बचपन जो मेरा बहुत ही सामान्य जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, एकदम छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और उस मेरे गांव का नाम, चूँकि मैं मेरी मिट्टी से जुड़ा हूँ और आज भी मेरे गांव में नियमित जाता हूँ। नियमित मेरे पिताजी ने, ये माताजी ने ये संस्कार दिए कि हम अपने गांव को, हमारी जो रूट्स हैं उन जड़ों को हमने छोड़ा नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। और मैं विद्यार्थियों को भी ये संदेश देता हूँ और विद्यार्थी जब अपने ज़िले का नाम बताते हैं तो फिर मैं पूछता हूँ कि आप अपने गांव का नाम बता दी, वो बड़ा संकोच करते हैं कि सर को पता नहीं होगा, तो फिर वो कस्बे का नाम बताते हैं। तो फिर कस्बे के नाम के बाद मैं पूछता हूँ कि मूल गांव का नाम बताओ, तो फिर गांव का नाम बताते हैं, ढानी का नाम बताते हैं। ऐसे ही छोटा सा मेरा गांव है टोलडा, ब्राह्मणान, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है और अब तो जिला पहले जयपुरी था और अब कोटपुतली बहरोड जिले में वो है स्थित है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा कोटपुतली जो शहर है, कस्बा है, वहाँ मेरी राजकीय जो विद्यालय है, प्राइमरी शिक्षा, मिडिल शिक्षा उसमें हुई और सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट का स्कूल था, उसमें मेरा हायर सेकेंडरी हुआ। ये मेरा प्रारंभिक की शिक्षा जो है। जी बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर साहब की, जो जड़ों से नहीं जुड़ा वो किसी का नहीं, जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो जड़ें आपने बताई, विराटनगर से आप एक विराट शख्सियत निकली उस छोटे से गांव से और आप हमारे आज के मेहमान हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि मातृभाषा हिंदी और मायड़ भाषा राजस्थानी, इन दोनों के बीच संतुलन रखते हुए आपने अपने शिक्षा क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाई, तो वो कैसे शुरुआत की थी, वो कैसे रुझान आया आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदी में जो जुड़ा वो मैंने अपनी रुचि से जुड़ा। जी। मैं रुचि से जुड़ा और इसके पीछे की कहानी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा विक्रम सिंह जी। मेरे बीए तक बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की और मेरा मन था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ। ठीक है, लेकिन जब 18 वर्ष से कम में मैंने बीए कर लिया और मुझे 21 साल तक वेट करना था क्योंकि मैं 21 साल से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ नहीं सकता। हिंदी में मेरे बहुत अच्छे मेरे मार्क्स थे, मेरी रुचि थी। मार्क्स तो सभी विषय, पॉलिटिकल साइंस मेरा एक विषय था, वैकल्पिक विषय 3 लेने होते हैं, इतिहास एक विषय था, लेकिन मैंने जो रुचि थी और जो मैंने साहित्य को पढ़ा और जो मैंने साहित्यकारों को, कवियों की इतनी पंक्तियाँ, इतना काव्य मुझे याद था और इतना मेरी रुचि थी, तो मैंने विचार किया कि मैं राजस्थान में करता हूँ और फिर मैं हिंदी से जुड़ता हूँ। और हिंदी से जुड़ने के साथ जब मेरे पिताजी का मुझ पे प्रभाव रहा, उनके भी राजस्थानी विषय था, तो मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में राजस्थानी चुना। वाह। और इसी माध्यम से मैं हिंदी और राजस्थानी के से जुड़ पाया। जी,
तो अपनी जो भाषा है, जो मातृभाषा है, जो मायट भाषा है, उस भाषा से मैंने जुड़ा, उस भाषा को मैंने पढ़ा, उस भाषा को मैंने समझने का प्रयास किया। जी, और क्या आपको याद है वो कौन सा पल था जब आपने सोचा हो कि मुझे अध्यापक बनना है, इस क्षेत्र में जाना है? बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है कि मैंने बीए किया और बीए करने के पश्चात जब मुझे ये जानकारी मिली कि अभी मैं जो है प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगा, तो और बिल्कुल बहुत जल्दी ये निर्णय भी मुझे करने में देर नहीं लगी कि मुझे एक जो मैं एक शब्द कहूँगा, जो बॉसिंग जो मुझे होता है ना, कि बॉस से जो ऊपर हो, सबऑर्डिनेट मुझे रहना मुझे पसंद नहीं था। ये मेरा, तो मुझे लगा शिक्षक से अच्छा कोई वो नहीं है, और मेरी माताजी के सामने ये प्रकट किया और मेरी माताजी ने सहर्ष स्वीकार किया और मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रवेश के लिए भेज दिया। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था और बिल्कुल मैंने दृढ़ता से कह रहा हूँ कि मैंने बीए करते ही ये सोच लिया था कि मुझे शिक्षा में जाना है, उस शिक्षा में जाना है, और मैंने बहुत कुछ ये मन बनाया था कि मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापन कराना है, पढ़ाना है। तो मुझे ये मौका मिला, भगवान ने दिया। मैंने अन्य जगह भी प्रयास किया, मेरे अन्यत्र कई जगह हुआ। एक जगह मैं पढ़ा रहा था निजी महाविद्यालय में, वहाँ मेरा जब चयन नहीं हुआ तो वहाँ के प्राचार्य जी से मैंने थोड़ा सा नाराजगी प्रकट की, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका विश्वविद्यालय में होगा। तो मुझे उस समय लगा कि ये क्या, और वाकई उनकी बोली ऐसी जो है फलीभूत हुई कि मुझे वो बहुत जल्द राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापन करने का मौका मिला। अनीशा जी, आपने एक बात नोटिस की होगी कि सर की जीवन में एक नई चीज आई। कई लोग ओवर एज हो जाते हैं एग्जाम देने में, सर बहुत पहले आ गए थे, मतलब ट्रेन से पहले आ गए थे, बिफोर टाइम आ गए थे आप। जो ये शब्द आता है ना बिफोर टाइमिंग, वो एक जीवन में देखने को मिला, बड़ी रोचक बात है। सर आपसे इसी से जुड़ी हुई बात चाहेंगे, हिंदी विभाग में जब आपने एंट्री ली तो कई लोग होते हैं कि लहरों के साथ बहते रहते हैं, जिस तरह का बहाव होता है उसके साथ ढल जाते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा अलग रास्ता चुना, आलोचनात्मक, एक प्रशंसात्मक भी लिख सकते थे, आप किसी के आप फेवर में लिखते, लेकिन आपने आलोचना को थोड़ा अपना रास्ता चुना। वो आपके दिमाग में क्यों आया? आपके मन में ऐसी क्या चीज़ थी? कुछ बदलाव चाहते थे या कुछ अलग आपकी कला है ये? देखिए, इसके पीछे सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं सत्य से नहीं हटता, और जो आदमी सत्य से नहीं हटता ना, वो विद्रोही होता है जी। ठीक है, वो चापलूसी में विश्वास नहीं करता जी। ठीक है। तो वो, हालांकि सृजन मेरा बहुत था, मैंने लिखा, लेकिन जब इस तरह की प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो आलोचनात्मक के, उसमें आपके तर्क भी होते हैं, उसमें आपके विश्लेषण भी होते हैं, उसमें आपका जो आगे का जो निष्कर्ष है वो भी होता है। तो इस रूप में जो है मैंने आलोचनात्मक जो है उसको चुना, लेखन को चुना, और मैंने कई पुस्तकें, जिनमें एक पुस्तक मेरी समकालीन हिंदी कविता के विविध आयाम है, उस पे मैंने बाजारवाद पे, भूमंडलीकरण पर, पर्यावरण पे, पानी पे, बहुत सारा जो कविताओं में जो था वो मैंने निकाला और वो सामने मैंने रखा। जी, आप लंबे समय से हिंदी विभाग के साथ में जुड़े रहे हैं, हिंदी भाषा के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम जानना चाहें कि हिंदी साहित्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हिंदी साहित्य जो है एक हमारे जीवन से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है जी। हमारे हिंदी साहित्य जो है, और आज जो देखा जाए हिंदी साहित्य न केवल हिंदी की बात मैं करूं, साहित्य की बात मैं एक बार छोड़ दूं, तो हिंदी अब पहले वाली स्थिति नहीं है। हिंदी अपने आप में इस प्रकार की विकसित भाषा है कि उसमें आपके तमाम तरह का जो वैज्ञानिक, जो तकनीकी रूप से जो उसकी जो विकास हुआ है वो भी हुआ है, और जो भाषा के रूप में जो है आज जिस प्रकार से अंग्रेजी का वो पूरा वो था, उसी प्रकार के अवसर, उसी प्रकार के जो अवसर है वो युवाओं के सामने और छात्रों के सामने उपस्थित है। जी, तो आज के समय में हिंदी भाषा को लेकर युवाओं का क्या रुझान है? युवाओं का रुझान बहुत अच्छा है। एक तो सबसे पहले विद्यार्थी जो रोजगार से अपने आप को जोड़ता है, और ये मैं बात उचित नहीं मानता कि जब तक शिक्षा जो है वो इस प्रकार से हो कि आदमी को एक बार ये होना चाहिए कि मुझे इस विषय में दक्षता प्राप्त करनी है, मुझे इस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करनी है, ये विषय मुझे पढ़ना है। लेकिन हम सबसे पहले समाज में, चूंकि बहुत 140 करोड़ की आबादी का देश है और यहाँ बहुत सारी मतलब बेरोजगारी है, और हमारे यहाँ एक मानसिकता है कि हम राजकीय सेवा में जाना चाहते हैं, और राजकीय सेवा नहीं मिले तो फिर हम सेकेंडरी, कई बहुत सारे लोग प्रेफरेंस भी निजी क्षेत्र को रखते हैं। तो उस अब हिंदी के उसको देखा जाए तो हिंदी जिस प्रकार से हिंदी का
चूंकि बाजार बहुत बड़ा है जी। और हर देश से हिंदी हर देश भारत से व्यापारिक और वो इस प्रकार का जो है संबंध रखना चाहता है, और बड़े क्षेत्र बड़े जो संख्या में भारत में हिंदी भाषी लोग हैं, इसलिए हिंदी का जो बिना हिंदी के कोई व्यापार संभव नहीं है, बिना हिंदी के कोई आपका कोई जो है आपके यहाँ कोई देश में कोई संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए हिंदी का जो है आज के क्षेत्र में देखा जाए तो हिंदी का जो भविष्य है बहुत व्यापक है, और हिंदी रोजगार की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ऐसा विषय है, बड़ा भी विषय है, विस्तृत क्षेत्र है। और तकनीकी रूप से भी जो हिंदी ने जो प्रगति की है, जैसे कंप्यूटर में पहले आपके सॉफ्टवेयर जो भी थे सब अंग्रेजी में थे, हिंदी में नहीं थे। आज वो तमाम जो चीजें हैं वो हिंदी विषय में भी, हिंदी भाषा में भी जो है उपलब्ध है। जी बिल्कुल। और हिंदी मातृभाषा, देखिए जो माता है उसके प्रति हमारा कर्तव्य सबसे ज़रूरी होता है, और आप ये अच्छी बात है कि आप मातृभाषा मातृभाषा दोनों ही क्षेत्र में चल रहे हैं। लेकिन एक बात जो मेरे जहन में आ रही सारी, जो आलोचनात्मक लेखन के बार बार जहन में ये आ रहा है, लोग ये समझते हैं कि ये क्रिटिसाइज करना है या फिर सिर्फ नकारात्मक चीजें करना है, लेकिन आलोचनात्मक लेखन आखिर होता क्या है? आपसे थोड़ा सरल शब्दों में जानना चाहेंगे जो नहीं जानते। आलोचनात्मक लेखन जो है वो क्रिटिसिज्म का मतलब किसी की आलोचना करना नहीं है, ये समालोचना है। ये उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण उस जो आलोचनात्मक लेखन का जो आधार है वह आधार ही विश्लेषण है। फिर वो अपने तर्क उसमें देखता है, विश्लेषण है उसमें जो विभिन्न जो पद्धति हैं जो उसके पीछे। देखिए लेखन सतही हो सकता है, आलोचनात्मक लेखक सतही नहीं हो सकता, वो सतही नहीं हो सकता, उसमें विश्लेषण की आवश्यकता होती है। और तमाम आलोचक जो लेखक है, आलोचनात्मक जो लेखक है, वो तमाम दृष्टियों से उसकी व्याख्या करता है, उसको देखता है, और अपने तर्क से के माध्यम से, अपने विश्लेषण के माध्यम से, अपनी जो आलोचनात्मक जो दृष्टि है उस दृष्टि के माध्यम से, उसकी जो आलोचनात्मक पद्धति है उस पद्धति के माध्यम से उस साहित्य का, उस कहानी का, उस कविता का, उस उपन्यास का वो उनका एक अपनी दृष्टि है और उसका एक पद्धति है, उस पद्धति के आधार पर उसका विश्लेषण करता है। जी। तो कुल मिला के इसको हम नकारात्मक नहीं समझते, और एक तरह से घबराहट जरूर होती है। समालोचना है, ये तो विश्लेषण है, और उसमें बहुत सारी चीजें जो छूट जाती हैं वो सामने आती हैं। और ये तो जो उस कृति का जो समाज के सामने जो आलोचनात्मक जो लेखन है वह तो बहुत ही निष्कर्ष का होता है। तो आलोचनात्मक जो लेखक होते हैं उनसे लोग घबराते भी बहुत है कि कुछ भी कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल, उन्हें अक्सर गंभीर स्वभाव का माना जाता है, गंभीर प्रवृत्ति का। ये कहना होगा कि आपका लेखन तो सतही हो सकता है, आलोचनात्मक लेखन जो है वो सतही नहीं हो सकता, वह विश्लेषण पूर्वक होगा। विश्लेषण जो है, विश्लेषण उसका आधार होगा। जी। आपने आधुनिक कविताओं पर भी काफी लंबा काम किया है, तो आज के समय में कविताएं समाज को कितना प्रभावित करती है, इस पर आपके क्या विचार? कविता तो पूरी तरीके से समाज को प्रभावित करती है। कविता क्या, कोई भी साहित्य है वो समाज को प्रभावित किए बिना नहीं रहता, और कविता सीधे प्रभावित करती है समाज को कि वह बात जो बहुत लंबे उसमें नहीं पहुंचाई जा सकती, दो पंक्तियों में पहुंचाई जा सकती है। बहुत सारी हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो वो उन्होंने कितनी बातें कह दें, और राष्ट्र प्रेम की बात करें, उन्होंने दो पंक्तियों में कहा है कि भरा नहीं है बहावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। अब कविता तो समाज को आकर्षित करती है और समाज में प्रभाव डालती है, और कविता तो क्रांति ला देती है। जी। कविता तो पंत जी ने कहा है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, क्रांति की बात कर दी जी। कवि तो चाहे तो क्रांति ला दे, कवि की क्या बात करती हो जी। क्या बात है, बहुत देखिए क्रांति ही होती है, शांति होती है, शब्दों से दोनों ही चीज हो जाती है। शब्दों से शांत भी किया जा सकता है और क्रांत भी किया जा सकता है। और जिस तरह से आलोचनात्मक बात चलते उससे मैं थोड़ा और आ गया था कि आपके पास एक और विभाग है, वो है पत्रकारिता विभाग। जो आलोचनात्मक लेखन है उसको एक थोड़ा सा अगर एक बारीक सी रेखा इसके बीच में, पत्रकारिता के बीच में, कई पत्रकारिता को आलोचनात्मक ही मान लेते हैं कि ये अभी कोई मीन मेख निकालेगा, मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरी शर्ट की सफेदी है, लेकिन ये मेरे जो उसमें दाग है वो ढूंढेगा। तो इन दोनों को आप कैसे बैलेंस करते हैं, हिंदी विभाग और पत्रकारिता? नहीं, देखिए पत्रकारिता और साहित्य का बड़ा गहरा संबंध है जी, और जनसंचार है, पत्रकारिता है,
ये पत्रकारिता, आप आप भी पत्रकार हैं, हर एक व्यक्ति पत्रकार है कि जो एक समाचार को दूसरी जगह प्रेषित करे, वह पत्रकार है, वही पत्रकारिता है। तो इसलिए कि और पत्रकार का काम है तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ कर न पेश कर वास्तविकता की जो स्थिति है वह उसको उस रूप में पेश करे। इसलिए आप अपने ऐसे कार्य जो आप समाज में नहीं देखना चाहते, अगर तो फिर आप पत्रकारिता की जो रिपोर्टिंग है उसके लिए तैयार रहिए, तो फिर आप घबराइए मत। और अगर आपकी जो चीजें हैं वो अच्छी हैं, वो सकारात्मक हैं, तो सकारात्मक तो रिपोर्टिंग है, पत्रकार का काम है रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट देना। तो इस प्रकार का इसमें पत्रकार को ये तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि आलोचनात्मक होते हैं। ये भी समाज को जो है आईना दिखाते हैं। जी, आईना देखना नहीं चाहता ना सर कोई आजकल। आईना कोई आईना, अब आप आईने से कब तक मुंह छुपाओगे? जी बिल्कुल, आईने से कब तक मेरी मुंह फोटो बने छुपाओगे? या ऐसी इमेज अच्छी बने, आईना नहीं देखूंगा। आईना से तो वो तो देखिए उनकी आत्मा को तो सब पता होता है। जी ठीक है, वो आईना देख करके भले ही वो एक बार उधर मुंह कर लें, आईना तो अपना वो बदलेगा नहीं, आईना तो उधर जहां है वही स्थित रहेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए पत्रकार बिल्कुल आईने के उसमें जो है वो काम करते हैं, वो समाज को आईना दिखाते हैं और ये काम है। हाँ, इसमें भी जो चीज है, अब ऐसी चीज है उससे तो बचा जाना चाहिए। पीक पत्रकारिता जैसे मान लीजिए, अब आप इसको कहेंगे, अब आज येलो जर्नलिज्म है, अब इससे तो अब अगर आप जो है फिर तो स्थितियां आप समझ ही सकते हैं। पत्रकारिता पहले के तो पारदर्शी होती थी अनिशा जी, हाँ, लेकिन आजकल कलर्स हो गए खूब सारे। हाँ, ये ठीक नहीं। जी देखिए, अब समाज के हर क्षेत्र में गिरावट आई है, शिक्षा में भी गिरावट आई है, राजनीति में भी गिरावट आई है, न्यायिक व्यवस्था में भी गिरावट आई है, तो पत्रकारिता में भी गिरावट आई है। पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो लेखन से बहुत जुड़ा हुआ है। तो पत्रकारिता के विद्यार्थी को किस तरह से अपनी लेखन शैली को, अपनी शब्दावली को, अपने भाषा के ज्ञान को कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, पत्रकारिता के लिए बहुत अच्छा आपने जो ये सवाल किया है, इतना बेहद सवाल किया है कि जब तक उनके पास शब्दावली नहीं होगी, जब तक उनको वाक्य बनाना नहीं होगा, उनको वाक्य विन्यास के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक वो लेखन कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए उनको सबसे बेहतर अगर कोई चीज है तो वो साहित्य को पढ़े। अगर वो साहित्य को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनकी शब्दावली भी अच्छी होगी, उनकी सोच भी अच्छी होगी, उनको वाक्य का जो है वाक्य विन्यास की जानकारी भी होगी। बहुत आवश्यक है कि वो साहित्य को पढ़े। ठीक है, उससे उनका जो है दृष्टिकोण भी बदलेगा, उनका दृष्टिकोण सकारात्मक भी होगा। और इसके साथ में ऐसे जो समाचार पत्र हैं, जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, जो लेखन पे ध्यान देते हैं, जो आपका वो जो इंग्लिश वाला मान लीजिए, मैं इस बात पे बहुत अडिग हूँ और बहुत दृढ़तापूर्वक ये बात कहता हूँ कि हिंदी भाषी अखबार को ये नहीं अन्याय करना चाहिए किसी भाषा के साथ कि वो आधे शब्द उसमें इंग्लिश के डाल दे है, और वो जो प्रचलित हैं और हिंदी में इस तरीके से उसकी भाषा को तोड़ना मरोड़ना उसके साथ ठीक नहीं है, अन्याय है। तो ऐसे समाचार पत्र जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, जो भाषा पे ध्यान देते हैं, जिनके संपादक, प्रधान संपादक, उप संपादक इस पर बात पे भाषा पे ध्यान देते हैं, वर्तनी पे ध्यान देते हैं, ऐसे समाचार पत्रों को उनको पढ़ना चाहिए। और विशेषकर संपादकीय या ऐसे आलेख जो विशेष उस पर अवसरों पर लिखे जाते हैं, उन आलेखों का वो निश्चित रूप से अगर वो उनको पढ़ते हैं तो उनके लेखन में, उनकी जो लेखनी में ताकत आएगी और उनका लेखन जो है बहुत मजबूत बनेगा। जी अनिशा जी, आपसे जुड़ा जो सवाल उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए पूछता हूँ कि आपने जिस तरह का पत्रकारिता में साहित्य को जोड़ के, जो पत्रकार खुद अगर ज्ञानी नहीं होगा, मतलब उसको नॉलेज नहीं होगा, 5W1H ये सबको पता है, कब क्यों कहाँ कैसे ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन सर अभी ज़माना है टेक्नोलॉजी का। आजकल पत्रकार सीधे पढ़ के नहीं आते, सीधे डाउनलोड होते, सीधे अपलोड होते हैं। मतलब आपने कुछ, आपके पास इक्विपमेंट आ गए, आपने थोड़ी सी नॉलेज कहीं से हासिल कर दी, फिर जो पत्रकारिता हम पहुंचाते हैं पब्लिक तक, वो बड़ी एक, उसके लिए शब्द नहीं आ रहा मेरे पास, लेकिन वो जो ज्ञान होता है वो बड़ा हॉरेबल होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि साहित्य से बहुत परे होते जा रहे हैं, सीधा शॉर्टकट अपनाया, टेक्नोलॉजी आ गई और पत्रकार बन गए और खबरें परोसना शुरू? देखिए, अब तो पहले तो
मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ तकनीकी शब्द क्या है। जी। पहले तो वो चल रहे थे, आजकल तो एआई आ गया है। जी 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 बिल्कुल। आई है, ठीक है। अब एआई आ गया है तो सबसे बड़ी चुनौती शिक्षकों के सामने है। जी जी बिल्कुल। हम जो करेंगे वो तो बच्चों को तो सब पता है, हाँ। उसे बेहतर सामग्री उपलब्ध कराएगा। जी लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्लास टीचिंग का महत्व नहीं है। क्लास टीचिंग का बहुत महत्व है। इतना महत्व है कि हमें कंटेंट तो एआई दे देगा, लेकिन जो उसका जो विकास है जी वो एआई नहीं कर सकता। बिल्कुल, एक समझ का एक विकास जो जो समझ है डेवलप, वो- एक जो डेवलप होती है, एक जो उनमें जो एक समझ जो शिक्षा का काम उसको डेवलप करना है, जी। उसको संपूर्ण रूप से उसका विकास करना है, उसको व्यक्तित्व का निर्माण करना है। समाज में कैसे वो करना है, उनको बढ़ना कैसे है, आगे कैसे चलना है, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति क्या उनका वो है, अपनी संस्था के प्रति क्या है, परिवार के प्रति क्या, बहुत सारी चीजें शिक्षक जो है विषय के साथ देता है। जी। ये चीज नहीं दी जा सकती। और क्लास टीचिंग का बहुत महत्व। इसी प्रकार से पत्रकार, आपके सवाल पे आता हूं जी। कि आप जो है पत्रकार, अगर शॉर्टकट जो है आपने कट पेस्ट किया, आपने न्यूज को किया, आपने वो किया, तो वो बात, वो जो लेखनी में आप जो बात समाज जो परोसना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से, वो बात उसमें आ ही नहीं सकती। वो जो ओरिजिनलिटी है वो इसमें जो कृत्रिमता जो आपने उसमें वो बात आ नहीं सकती। तो वो आ नहीं सकती तो आप उस रूप में आप जो प्रखर पत्रकार नहीं हो सकते। बिल्कुल, आप भाव लेखनी नहीं में आ प्रखरता पाता। नहीं आ सकती। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपने जो हाँ, जो चरण उस बताए थे, आप- जैसे हाँ। प्रशिक्षु पत्रकार, फिर संवाददाता, फिर उपसंपादक, फिर संपादक, ये संपादक, चरण होता चरण होता है। लेकिन आजकल कोई चरण बचे नहीं है, सीधे लॉन्च हो आप जाता है। सीधे लॉन्च होंगे तो आपकी उसमें लेखनी में जो है मैंने क्या शब्द काम में लिया, प्रखरता नहीं आएगी। प्रखरता नहीं। जी जी जी, वो भाव नहीं आ पाते हैं। हम वो अगर गंभीरता नहीं आ पाएगी, जी, जी। आ ही नहीं पाएगी। बिल्कुल और इसके लिए तो ये आवश्यक है कि आपकी बिना ट्रेनिंग अगर आप हैं, जी, मेरे मैं जीवन उसे- में मैं अपने गुरुओं को और मैं मेरे उन साथियों को मैं बहुत नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है, जिन गुरुओं के साथ मैंने रह करके अध्ययन किया, जिनसे मैंने कुछ सीखा है। क्या है विक्रम सिंह जी कि आपकी अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं है ना तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। जी राइट। मैं उदाहरण से मेरी इतने अच्छे लोगों के साथ मेरी मतलब मैं उनका शिष्य रहा, इतने अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया तो मुझे गर्व होता है और मैंने बहुत कुछ सीखा और आज भी मैं संस्मरण उनसे सीखता जुड़ी हूं। हुई चीज अब मैं आपको सुनाता हूं। जी। मेरे गुरु थे यहाँ विभागाध्यक्ष रहे प्रोफेसर सुरेंद्र उपाध्याय, जी अनेकों बात ऐसी सिखा कर गए जो आज भी काम आ रही हैं। उन्हीं बातों को मैं दिन में 10 बार भी जिक्र करता हूं कई बार। बड़ा अजीब लगेगा, उन्होंने कहा कि दुश्मन का फेंका हुआ कोई पत्थर हो तो अपनी नींव को मजबूत कराने में उस पत्थर को काम में लो, परेशान मत हो। वाह, वाह अब नजरिया बताइए बहुत क्या अलग। अद्भुत बात कह के गई। जी कभी भी उन्होंने कहा कभी किसी के पास जाओ तो याचक के रूप में मत जाना, अधिकार के रूप में जाना कि ये मेरी बात है। याचक के रूप में जाओगे तो वो मदद करेगा ही नहीं आपकी। जी बड़ी अद्भुत बात की। जी क्रोध करता था तो गुरुजी ने कहा कि रुमाल की गांठ बांध के जाया करो, कहीं जाओगे ऐसी स्थान पे न लगे कि क्रोध आ सकता है। कोई बताइए आप। क्या बात। गांठ बांधने के भी दो रूप हो गए, वो क्रोध में गांठ हो गए, कई होता है बात की गांठ बांध लेते हैं। नहीं ये बात अलग तरह की गांठ क्योंकि होगी। आपको याद रहना चाहिए, हाँ। आपको स्मरण रहेगा, आपकी जेब आपके हाथ जाएगा हाँ। कि ये किस लिए है। ये इसलिए है कि मुझे क्रोध नहीं करना है। वाह वाह। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल आप बताइए कोई जो है अध्यापन का इतनी सब बातें जो है ये कितनी अद्भुत बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। जी एक मेरे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी थे, मैं समय का महत्व उन्होंने मुझे बताया और आप ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप मुझे कुछ बातें आपके उसके मतलब चैनल के माध्यम से और मैं आम जो राजस्थान के लोग हैं, देश के लोग हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी, उन तक अपनी बात पहुंचा रहा हूँ कि समय का जो महत्व है किस प्रकार से मेरे गुरु में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी ने समझाया। उन्होंने मुझे समय दिया कि 10 बजे आप आ जाना। मैं बिल्कुल सामने रहता था उनके और मैं 10:30 बजे पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि ट्रेन तो चली गई है। मैं समझा नहीं कि फिर मैंने कहा सर क्या? तो उन्होंने कहा ट्रेन चली गई है, अब ट्रेन कल 10:30 बजे और कल 10 बजे आएगी, तो कल आना। फिर मैं समझ गया कि सर ने क्या, इस समय का महत्व उन्होंने मुझे बताया और मैं याद है आज मुझे। जी
हमारे जो शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, वो हमें अक्सर ऐसी सीख देते हैं, ऐसी सीख देते हैं जी, जो हमें जीवन भर याद जीवन रहती भर है। याद रहती है। जी, वो अपने अपने उनका स्कूटर था, कभी किसी ने भी उससे धूल लगी हुई नहीं देखी होगी। इतनी मतलब घर की इतनी सफाई रखते थे। मैंने पूछा सर ये इतनी सफाई भी ध्यान खुद करते थे, श्रम करते थे। मैंने पूछा एक बार कि सर आप इतनी सफाई क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी कहा करते थे अगर आंगन में चींटी चल रही हो तो चींटी दिखनी चाहिए। अरे वाह, बाप रे बाप। जी, ये आपने सारी चीज इसलिए ग्रहण की क्योंकि आप एक अच्छे शिष्य भी रहे हैं, हाँ, इसलिए आप एक अच्छे गुरु बन गए। मैं आज भी सीखता हूँ। जी जी मैं आज भी सीखने का प्रयास करता हूँ। जी। सीखने की लेकिन सर वो अभी जो माहौल चल रहा है, आपने खुद कहा कि एआई का जमाना है, लोग डाउनलोड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ये चीज आ सकती है क्या? हाँ, ये हिंदी विभाग और पत्रकारिता दोनों ही आपके पास है डिपार्टमेंट। अब अपने आपके स्टूडेंट्स को आप जोड़े रखने के लिए कोई नवाचार आप करते हैं या कोई और खास टेक्निक्स है जिससे लोग आपसे जुड़े रहे? देखिए, मैं अपने विद्यार्थियों को जोड़े रखने के लिए एक ही बात करता हूँ, मैं अपने विद्यार्थी से सीधे संपर्क करता हूँ, सीधे संबंध होता है मेरा बातचीत का। बच्चा कोई भी कागज लेके आएगा तो मैं पूछूंगा कि आप कहाँ से हैं। मैं क्लास में जाऊंगा तो सब बच्चों से सबसे पहले पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, जी, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके माताजी का क्या नाम है, आप कौन से गांव से गए, आपने बीए कहाँ से किया है, या आपने कॉलेज में आ गया तो आपने 12th कहाँ से किया है, परसेंटेज क्या है, अब कहाँ रहते हो, कि पिताजी क्या करते हैं, कैसे आते हो। इतनी सारी बातें जब आप उससे पूछते हैं वो बच्चा आपसे जुड़ जाता है। जड़ों वाली बात याद आ गई, आप सिर्फ जड़ सीधे तक चले जाते हैं। ये फिर वो बच्चा आपसे जुड़ जाता है। जी जी जी। फिर उस बच्चे के प्रति आप बताइए कि कोई समस्या है हो तो आप कहिए कि मुझसे आप बात करें। अच्छा, उसी बीच बातचीत में हो सकता है उसकी कोई समस्या भी सामने आ जाएगी, तो आपको अब उसका सहयोग और मदद करने का आपको अवसर मिल गया। जी, यानी तो कि एक सीधा संबंध आप अपने है। और बच्चा अगर कोई भी जायज मांग लेके आता है तो मैं कभी ना नहीं करता। मैं राजस्थान कॉलेज 4,500 बच्चे हैं जी, उन बच्चों को पता है कि अगर जायज बात होगी तो सर के डिक्शनरी में ना शब्द नहीं। जी, मेरे यहाँ एक कार्यक्रम होता है मृदंग, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक, 2 वर्ष से लगातार हो रहा है। और इस राजस्थान महाविद्यालय में बच्चे थोड़ा उद्दंड होते हैं, और लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 100% से एडमिशन स्टार्ट होते हैं, 94 पे बंद हो जाते हैं। जी, कितना क्रीम आता है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि एक बार मृदंग वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, फिर बच्चों से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, फिर 2 साल 4 साल के लिए बंद हो गया। जी, मैंने 2 साल ही हुए मुझे, 2 साल दोनों साल लगातार मैंने मृदंग कराया। और बहुत अनुशासित, और बच्चों ने ही मैनेज किया सब। जी, यानी कि जब एक शिक्षक अपने शिष्यों के साथ में सीधा संबंध बनाकर चलते हैं, उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो वो जो संबंध है वो ज्यादा बेहतर रह पाते हैं। उनका जो जुड़ाव है वो आप जब कहते हैं ना कि फेविकोल जैसा मजबूत हो जाता है। बिल्कुल, एक मजबूत जुड़ाव बहुत जरूरी है। ऐसे ही सर, शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए हमें क्या गुण अपने अंदर रखने चाहिए, और क्या हमें बच्चों के बारे में किस तरह से सोचना चाहिए? देखिए, आज तो बहुत ही अद्भुत दिन है अनिशा जी। शिक्षक बनने की जो गुण है, उससे पहले मैं ये बात आपसे निवेदन करूं कि शिक्षक उसी को बनना चाहिए जिसकी रुचि हो। अभिरुचि से शिक्षक होता है। जो रोजगार से जोड़ते हैं वह शिक्षक हो नहीं सकते, बिल्कुल, और वो न्याय भी नहीं कर सकते। एक टेम्परामेंट होता है शिक्षक के अपने अध्ययन के प्रति, फिर अध्यापन के प्रति, फिर उसमें वो अभिरुचि होनी चाहिए कि वो अध्यापन से जुड़े। अध्यापन कोई आसान काम नहीं है जी। आज ब्यूरोक्रेट समझते हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को 16 क्लासेस वीक में पढ़ानी पड़ती हैं, और वो तो बड़ा जो है वेतन लेते हैं। ऐसा एक ऐसी धारणा समाज में बनी हुई है। सबका अलग अलग नजरिया है। और ये नजरिया इसलिए ज्यादा बन गया कि हमारे बहुत सारे शिक्षक के साथी, कहीं ये भी है कि कहीं कक्षाओं में जो है निरंतरता नहीं रहती, या कहीं कोई इरेगुलरिटी रहती है, मान लो कई क्लासेज में। ये हो सकता है इसका कारण पीछे ये भी रहा हो। लेकिन अनीसा जी तो स्वयं टीचिंग से जुड़ी है, मैं जानता हूँ। एक क्लास पढ़ाने का मतलब है आपको 4 घंटे कम से कम उसके लिए आपको तैयारी करनी, बिल्कुल, कम से कम, ठीक है। और एक क्लास पढ़ाने के बाद आपके प्राण निकल जाते हैं।
जी। आप एक क्लास अगर आपने ठीक से पढ़ाया तो आपका गला जो है एकदम पानी 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 की डिमांड करता है, जी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो शिक्षक का जो कर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षक उसी को बनना चाहिए जिसकी अभिरुचि हो। अच्छा शिक्षक वो हो जो अपने विद्यार्थियों के साथ में, अपने विषय के साथ में न्याय करे और आदर्श प्रस्तुत करे समाज में कि क्योंकि किसी भी जो है ब्यूरोक्रेट से कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वह एक आदर्श के रूप में समाज में दिखे, लेकिन एक शिक्षक से ये उम्मीद की जाती है कि वह एक आदर्श के रूप में, उनका कोई ऐसा आचरण न हो जो अनुकरणीय नहीं हो, या ऐसा हो कि उसके अनुकरण करने से कोई उसका दुष्प्रभाव समाज पे पड़ता हो। जी। विद्यार्थी अक्सर अपने टीचर्स को ही देखकर उन जैसा बनना चाहते हैं, तो एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि वो आदर्श साबित हो। उनको आदर्श स्थापित करना पड़ेगा, उनको अपनी सीमाओं में रहना पड़ेगा, उनकी मर्यादा में रहना पड़ेगा। ये शिक्षक का बड़ा दायित्व है। बिल्कुल। आप प्राचार्य राजस्थान महाविद्यालय हैं, इसके साथ आपके पास में 2 विभागों के विभागाध्यक्ष होने का कार्यभार भी है, तो ऐसे में आप शिक्षण के लिए कैसे समय निकालते हैं, और वो जो एक डिमांडिंग फील्ड है टीचिंग की, उसके लिए आप समय कैसे निकालते हैं? बहुत ही आपने दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया है। हाँ, दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो ये प्रशासनिक दायित्व है जी, इनके साथ में अध्यापन से हमको कोई छूट नहीं होती है, सिर्फ 2 कक्षाओं की छूट होती है वीक में जी। अब इसके इतने बड़े प्रशासनिक दायित्वों के साथ आप अध्यापन में कैसे तालमेल बिठाएं, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है जी। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए आपका परिवेश आपको सहयोग करे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। लेकिन अगर परिवेश तनावपूर्ण होता है तो निश्चित रूप से आपको बाधा, क्योंकि प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे कर्मचारी और बहुत सारी बातें होती हैं, गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स आते हैं। तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि कम से कम जो है तनाव हो, हेल्दी वातावरण हो, तो फिर उसमें समय निकल जाता है। जी बिल्कुल। और खूब सारी चर्चा अनीशा जी हो गई, शिक्षण से हो गई है, हिंदी विभाग, आपके सारे विभाग से हो गई, लेकिन अब एक और बात याद आती है, आपकी सारी उपलब्धियों के बारे में हम बात करें तो एक और ख़ास चीज़ है, आपने कई शोध पत्र पढ़े हैं, बनाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गए। आजकल का ज़माना जूम मीटिंग का है, आज कहीं पे भी हम लोग जूम के जरिए कहीं चले जाते हैं, लेकिन आप मैन्युअली गए, खुद व्यक्तिगत रूप से आपने वहाँ शामिल हुए। ऐसी कोई संस्मरण, जो कोई यात्रा खास जो आपके जीवन से जुड़ी हो, यादगार यात्रा रही हो? देखिए, बहुत सारी जगह गए हैं, लेकिन ऐसा कोई जो है इस शोध पत्र से संबंधित कोई संस्मरण जो है विक्रम सिंह जी मुझे याद नहीं है। ये भी एक शोध का विषय है, अगली बार आपसे एक बार जरूर करेंगे कि शोध पत्रों में क्या शोध हो सकता है। लेकिन सर, आजकल इसी से जुड़ी हुई बात कि आजकल का जमाना जो जूम मीटिंग वगैरह में, जैसे मैंने कहा, डिजिटली हो गया है, तो यहाँ तो शोध करना, एआई से पूछ लिया, वो शोध हो गया। जो व्यक्तिगत रूप से जो मेहनत करता था बच्चा या विद्यार्थी या शिक्षक भी करते थे, आजकल शायद शिक्षक भी कहीं जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी करें, कम लोग होमवर्क है जो इस प्रकार के उसमें करते हैं, और उनका उसको फिर उसी नजरिए से देखा भी जाता है। पता सब पूरे इसमें हम मेरे गुरुजी ये भी कहते थे कि ऊंट की चोरी छुपे छुपे नहीं होती है। समझ रहे ना? जी। तो जो लोग करते हैं उनका फिर पता भी रहता है, उन सबको पता है कि ये मौलिक है और ये कट पेस्ट है। जी जी। तो राजस्थान अध्ययन केंद्र से जुड़ी कुछ बातें जानना चाहूंगा सर, आप वहाँ के भी निदेशक रहे। राजस्थान अध्ययन केंद्र एक बहुत ही प्रतिष्ठित सेंटर है जो राजस्थान के उसको लेकर के बहुत स्कोप है, बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है जी। उस दौरान कोरोना भी आया, बहुत सारा मैं सेमिनार्स का आयोजन कराना चाह रहा था, उस स्तर पे नहीं हो पाई, फिर भी मैंने कई सेमिनार की। मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की एक पुस्तक पर मैंने वहाँ वो किया। बहुत बात यह है कि मैंने राजस्थानी को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी जो मातृभाषा है, हमारी मायड भाषा है, उसके लिए हमने हमारे एमए चलता है, एमए का उसका जो नॉमिनी कल्चर है उसका है राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास। जी। ठीक है, इसमें मैंने राजस्थानी जो मैं वहाँ चूंकि सीओसी का कन्वीनर भी रहा 5 साल, डायरेक्टर भी रहा 5 साल, तो हमने इतना प्रयास करके प्रवेश बढ़ाए
और प्रवेश बढ़ा करके हमने उन विद्यार्थियों को उनके सामने एक समस्या ये थी, आपने कहा कि सेंटर से जुड़ी कोई ऐसी बात, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि अब वो क्या करे, क्या करे। आप प्रवेश बढ़ा रहे हैं, आपने साहित्य का बहुत सारा भाषा और साहित्य का आपने उसमें पाठ्यक्रम में वो जोड़ दिया। बच्चा राजस्थानी से जो है यूजीसी से उसको एमए इन राजस्थानी मान लिया गया, लेकिन अब वो क्या करे। तो मैंने तत्कालीन कुलपति से आग्रह करके मैंने वहाँ पीएचडी प्रोग्राम आरंभ कराया। अच्छा। और आश्चर्य होगा कि वहाँ कोई रेगुलर फैकल्टी नहीं है। अच्छा। वहाँ हिंदी या इतिहास विषय के किसी शिक्षक को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है और यहीं इन्हीं विभागों के शिक्षक वहाँ कक्षाएं भी लेते हैं और अब तो रिसर्च भी कराने लगे। तो मैंने कुलपति महोदय को इधर विद्यार्थियों से बात की, उनको मैंने बताया कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो उन्होंने उनका बड़ा वो बढ़ा कि हमारा रास्ता खुलेगा। मैंने कुलपति जी से बात की, एकेडमिक काउंसिल में प्रस्ताव रखा। तो मेरे कार्यकाल में ये बड़ी उपलब्धि रही कि मैंने राजस्थान शोध केंद्र बना करके राजस्थानी में जो है मैंने पीएचडी कोर्स आरंभ करा दिया और 7 बच्चे जो है पिछले जो रिसर्च का जो टेस्ट हुआ था उसमें पास हो करके और 7 बच्चे उस सेंटर से अपना रिसर्च का काम कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और राजस्थानी भाषा और साहित्य पे कर रहे हैं। ये एक मेरी बड़ी उपलब्धि उस कार्यकाल की रही। उपलब्धि बहुत अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छा, लेकिन दुख इन बात और वैसा है कि जब राजस्थान में बैठना आपने इतनी तकलीफ हुई, राजस्थानी वास्ते फैकल्टी नहीं थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं, तो राजस्थान में रहें, राजस्थान आ दुर्दशा। हाँ, बहुत आपने बहुत ही सही एकदम कहा है और प्रयास है। कल ही एक पत्रावली मेरे पास, एक राजस्थान हमारे एक्ट में राजस्थान स्टडीज करके सीओसी बनी है, कमेटी ऑफ कोर्स, उसका भी मैं वर्षों से कन्वीनर हूँ। और हमारे वो जो कमेटी है, कमेटी ऑफ कोर्स जो पाठ्यक्रम समिति है, वो बीए तक पाठ्यक्रम बनाकर देती है। और अगर कोई कॉलेज कहीं मान लीजिए राजस्थानी में बीए रन कर रहा है तो वो उस विषय को, उस पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। या ऐसा कोई विद्यार्थी जो स्वयं पाठी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होता है, वह राजस्थानी विषय चुन सकता है। अभी कोई समाज सुधारक हैं जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कल ही मैं पत्रावली पर जो है ये निवेदन करके आया हूँ, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय सरकार से पत्र आया था कि किस प्रकार से इसको बढ़ावा दे सकते हैं और क्या हो सकता है और क्या। तो ये मैंने आग्रह किया है कि आप यहाँ रेगुलर ये राजस्थान अध्ययन केंद्र है, या तो अलग से विभाग स्थापित करिए जी, और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अलग से विभाग है, या आप राजस्थान जो अध्ययन केंद्र है, बहुत पुराना केंद्र है, बहुत प्रतिष्ठित केंद्र है, बहुत अच्छा काम यहाँ हुआ है, बहुत अच्छी यहाँ पांडुलिपियाँ है, बहुत आपको बड़ा अद्भुत सामग्री राजस्थान अध्ययन केंद्र पे मिलेगी अगर आप कभी वहाँ जाएं तो। जी। बहुत अच्छा हमारे पास है, ऐतिहासिक जो है जो पुरानी जो है पांडुलिपि हमारे पास है, उनको हमने संरक्षित भी कर रखा है। तो उस केंद्र को जो है विकसित करते हुए वहाँ फैकल्टी का अपॉइंटमेंट कर दे तो राजस्थानी का जो है विभाग यहाँ संचालित हो सकता है। बिल्कुल। अगर राजस्थानी भाषा की हमने इतनी सारी बात की, तो अगर राजस्थानी भाषा का परिचय आपको एक शब्द में देना हो तो वो क्या होगा? देखिए, राजस्थानी भाषा का परिचय तो एक शब्द में नहीं दूंगा, राजस्थानी साहित्य का मैं परिचय एक शब्द में देता हूँ कि वीर काव्य है, वीर गाथा का जो है, गाथाओं का काव्य है, वीर गाथा। बिल्कुल, बिल्कुल। वीर गाथा है तो इसका मतलब राजस्थानी का साहित्य है जी। सूर्यमल मिश्रण, ऐसा आपने पुत्र का त्याग नहीं देख के क्या नहीं बताया, आपने भाई का नहीं बताया, आपने स्त्री का त्याग बताया, इतना त्याग बताया। एक 2 पंक्तियां मुझे सूर्यमल मिश्रण की वीर सत्सई पे याद आ रही हैं कि नायन आज न मान पग, काल सुनी है जंग, धारा लागे जो धनी तो दीजिए घन रंग। जी। कि नायन मेहंदी लगाने आती है स्त्री के, और उसका जो पति है वो सैनिक है, तो उन्होंने कह रही है कि आज जो आप जो मेहंदी लगाने आई हो तो धारा नायन आज न मान पग, आज जो है मेहंदी और ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, नायन आज न मान पग, काल सुनिए जंग, कल मैंने सुना कि युद्ध होने वाला है, नायन आज न मान पग, काल सुनिए जंग, धारा लागे ध्वनि, अगर मेरे पति अगर वीर गति को प्राप्त हो गए, धारा लागे ध्वनि तो दीजिए घन, तो खूब फिर वो उसमें आप बनिए। क्या देखिए, क्या कल्पना है, अगर उसको मतलब अपने पति को वो कर रही है और खुद भी वो बिल्कुल
भयभीत नहीं है। और ये सारी बातें सर जब राजस्थानी में पढ़ा तो फिर वो एक अलग ही रोंगटा अलग ही रोंगटे का आपको जो है खड़ा हो जाएगा। खूबसूरती है कि आप हिंदी क्या में बात है, खूबसूरती है साहित्य की, खूब बहुत खूबसूरती है इस साहित्य की। बहुत सारी बात है, धरती दोहरारी भी है, धरती दोहरारी भी है, जोहरी भी है, त्याग रही है, तप रही है, अटे सब कुछ है। वाद साहित्य है, कहानी का जो हमारे जैसे हमारी हिंदी में कहानी साहित्य है, ऐसे राजस्थानी में जो है वाद साहित्य है। बात कही जाती है, कहानी कही जाती है। उसमें कहा है कि बात कहता बार लागे, बात में हुकारो लगे, और हुकारो बात मीठी लागे। हुकारो जरूरी है बात। हुकारो, अगर आपने मैंने बात कही, आपने हुकारा नहीं भरा, जी। वो देखिए ऐसा एक राजा होता था, तो आप कहोगे, ये बच्चा कहेगा घर में जो भी सुनो, तो बात कहता है बाहर लगे, समय लगता है, बात कहानी कहने में समय लगता है। बात कहता है बाहर लगे, बात में हुकारो लगे, और हुकारो बात मीठी लागे। और हुकारा भी दो तरह, एक तो बात समझ में आ जाए तो हुकारो, और एक माडाणी हुकारो है तो बाकी हो जाए सब वे हुकारो वाला ज्यादा चल गया। का जो है अद्भुत जो साहित्य है जी जी। बहुत सारी दायित्व आपके ऊपर है, क्योंकि एक व्यक्ति और जिम्मेदारी, अनिशा जी देखो आप हिंदी भाषा, पत्रकारिता, राजस्थानी तीनों आप संभाल रहे हैं। आगे नवाचार क्या, भविष्य में क्या योजना है जो राजस्थान को लेकर खास तौर पर? देखिए, मेरा जो है राजस्थान को लेकर के ये है कि अभी तो मैं महाविद्यालय को लेकर के बड़ा चिंतित हूँ कि हमारा इतना जो क्रीम हमारे पास आती है, तो राजस्थान महाविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय परिसर, क्योंकि विश्वविद्यालय परिषद की कुछ जिम्मेवारी कुलपति महोदया की है, और वो कर रही हैं लगातार। हमको A+ ग्रेड मिला है जी। विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय का जो राजस्थान महाविद्यालय है, वो इस प्रकार का आदर्श, ये इसकी भी कहानी बड़ी अद्भुत है जी। हमारे यहाँ IAS जो सिविल सर्विसेज में है, वहाँ राजस्थान का एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होता था जी। 1957 के आसपास की बात है, ठीक है। तो जब ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास पहुंची और ये बात उन्होंने नोटिस की, तो उन्होंने यहाँ जिस समय मुख्यमंत्री थे, यहाँ के जो एलुमनाइज हैं, वो मैं उनके बड़े संपर्क में रहता हूँ। ये प्रसंग है और ये बातचीत में उन लोगों से मेरी होती है जी। तो मेरी दीदी प्रोफेसर हैं, उनके पति यहीं पढ़े हैं, उनके ससुर साहब सॉरी जी। और उन्होंने मुझे एक एक बात बताई कि फिर यहाँ एक सुकाड़िया जी को कहा कि आप एक मतलब कोई आपके यहाँ से भी प्रोत्साहित करिए कि बच्चे सेलेक्ट हो। तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ संसाधन नहीं है। तो केंद्र सरकार की सहायता से ये महाविद्यालय स्थापित हुआ और पूरा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, स्टेट करता था पूरा, मतलब बच्चे को, और ये रेजिडेंशियल कॉलेज था, और यहाँ से फिर बच्चे सिविल सर्विसेज में वगैरह जाने लगे। बड़ा भारी बड़ा प्रतिशत हो गया। आज वो प्रतिशत तो ठीक है, सिलेक्शन तो ठीक हो रहा है, लेकिन जो वातावरण है वो थोड़ा सा उसको तैयार करने की जरूरत है कि वैसा, जब हमारे पास बच्चा ऐसा आ रहा है तो हमारे पास अब चूंकि संसाधन, अब आजकल तकनीकी जमाना है, तो वाईफाई हो, पुस्तकालय आपका अच्छा हो, पुस्तकालय आपका फुल्ली अब वो हो, आजकल वाईफाई और जो भी आपका ई जो बुक्स हैं ये सारी उपलब्ध हों, और क्लासरूम टीचिंग जो आपका जो है वो अच्छे हों, ब्लैक बोर्ड वगैरह अच्छे हों, आपके सारे जो कैमरेज वगैरह लगे हों, तमाम जो संसाधन होता है। मेरा प्रयास है कि कॉलेज को इस रूप में तैयार किया जाए, अच्छे पुस्तकालय, लाइब्रेरी, लैब्स करके, कि एक अच्छा कॉलेज जो प्रतिष्ठा इसकी थी वह प्रतिष्ठा हो और आगे बढ़े, और बच्चों को एक अच्छा फील करे। बाड़मेर का बच्चा आ रहा है, जैसलमेर का बच्चा आ रहा है, जालोर का बच्चा आ रहा है, किसी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां राजस्थान महाविद्यालय में राजस्थान के किसी जिले का कोई बच्चा हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक जिले के बच्चे जो विद्यार्थी हमारे यहाँ अध्ययनरत है, ये मेरे मन में आगे लेकर के एक वो है कि इस महाविद्यालय को इस रूप में हमको तैयार करना। वाह, बहुत अच्छी सोच है निशा जी। और काफ़ी व्यस्त जीवन आपका रहता है। अपने विक्रम सिंह जी, हमने अभी जिक्र किया कि 2 विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, प्राचार्य हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसके साथ में शिक्षण का कार्य भी रहता है। तो इतने बिजी शेड्यूल में आप खुद के लिए क्या करते हैं? अपने आप को सुकून देने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? मेरा तो सुकून व्यस्तता में ही है। वाह वाह, अब जवाब कितना अच्छा दिया। देखिए अब ये हिंदी की खूबसूरती है जी। मेरा सुकून वाकई जो है व्यस्तता में है। जिस दिन मैं व्यस्त नहीं होता हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। सुकून नहीं मिलता। बिल्कुल, ये कविता भी बन गई एक तरह से। देखिए ये कविता बन गई अच्छी सी। मुझे कि मेरा सुकून तो व्यस्तता में, व्यस्तता नहीं तो सुकून नहीं। सुकून। वाह वाह।
मेरा सुकून मेरी व्यस्तता में ही है। हाँ। मैं उसी में सुकून ढूंढता हूँ, बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ। जी, खाली समय में आप कुछ पढ़ते हैं? हाँ, खाली समय में मैं पढ़ता हूँ। जब सुकून नहीं होता तब क्या करते हैं आप? हाँ, ये सवाल पूछ सकते हैं। तब मैं पढ़ता हूँ, जी। साहित्य में पढ़ता हूँ। और मैं कुछ में जो है पुराने गाने का मैं बहुत शौकीन हूँ, और पुराने गाने मैं खूब सुनता तो कोई 2 लाइनें अगर आप गुनगुनाना चाहें, सुनाना चाहें हमें? हूँ। नहीं, ऐसा पसंदीदा गायक आपके? जी। पसंदीदा गायक? पसंदीदा गायक आप मेरा मुकेश जो है मेरे पसंदीदा, मेरे दर्द भरे नगमे। हैं? दर्द भरे नगमे, इसीलिए आप आलोचनात्मक लेखन आपने इसीलिए चुना लग रहा है। मुकेश के गाने कान में मुकेश के सुनते गाने, हैं, हाँ। फिर आपका अब लेखन मैं वाकई मुझे जो है मुझे कुछ एकदम से ध्यान आया नहीं, मैं गुनगुनाता। हाँ। बाकी मैं और एक मेरे मित्र रहे हैं, हमने विद्यार्थी जीवन में जब हम मित्र थे और हम बहुत गुनगुनाते थे, बहुत। हम आप सोचेंगे कि ऐसा भी हमारा समय आता था कि हम खाना खा के, मैं बापूनगर में रहता था और हम खाना खा के, वो गांधीनगर में रहते थे, और हम टहलते हुए और हम गांधी स्टेचू पे आके लेट जाते थे गर्मियों के दिनों में। और हम गाने, मुकेश के गाने गुनगुनाते थे। मतलब ये हमारा जो है विद्यार्थी जीवन जो बहुत खूबसूरत होता है उसके। हमारे और ऋषा जी का सवालों का जो मेन मर्म इसीलिए कि आपके जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वक्त, वो आपका दूसरा रूप भी देखेगा। हमारे जो प्रोफेसर साहब इतने गुस्से में कई बार हमें डांटते भी हैं, वो खुद कैसे हैं, आपने अपने जीवन की यात्रा कैसे की, ये हमारा। नहीं, मैं कभी विद्यार्थी को मैंने ये नहीं कहा कि आप मतलब पूरे समय पढ़िए, पूरे समय। थोड़ा बहुत विद्यार्थी है, थोड़ा बहुत शरारत भी कर सकता है, उसको छूट है, मूवी भी देखेगा, घूमने भी जाएगा, लेकिन उसके साथ में जो है उसका जो मुख्य जो है अध्ययन जो करना है उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मैंने जो बच्चों को जो संदेश है हमेशा आरंभ से लेकर आज तक यही संदेश मैंने दिया है कि आपको छूट है, आप जाइए, मूवी भी देखिए, सप्ताह में एक बार, कौन मना कर रहा है आपको? जाइए, मूवी देखने के लिए बनी है, और आप घूमिए दोस्तों के साथ में, जो भी आपको कोई पिकनिक स्पॉट जा रहा है वहां भी जाइए महीने में एक बार। कौन तो निशा जी, आपके मन में भी यार काश हमारे प्रोफेसर ऐसे होते तो कितना अच्छा। हाँ, कौन मना कर रहा है? मैं तो प्रोत्साहित करता हूँ बच्चों को, लेकिन उसके साथ में जो आपका जो मुख्य जो उद्देश्य है, जो एम है, उसको मत छोड़िए, उसको ध्यान रखिए। तो खाली समय में आपने कहा कि आप पढ़ते भी हैं, साहित्य भी पढ़ते हैं, कविताएं भी पढ़ते हैं, तो ऐसे कौन से आपके सबसे पसंदीदा लेखक या कवि हैं जिन्हें आप पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, आप बड़े आज से कहेंगे, ऐसा तो मैं किसी के साथ अन्याय कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने जिनको पढ़ा है बहुत अद्भुत ही पाया है, अद्भुत ही पाया है, और मुझे बहुत आनंद से पढ़ा है मैंने। अब किसका मैं आपको कह दूं कि पंत को मैं पढ़ता हूँ, तो पंत का बताया कि प्रकृति चित्रण करते हैं वो अद्भुत। मैं आपको बता के फिर उस बात पे आऊंगा, आपकी बात छोड़ूंगा नहीं, मुझे ध्यान दें। ये भी सवाल नहीं छोड़ रही है, सवाल नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा सवाल, है ना, मुझे सवाल पे कहना है। लेकिन सवाल से पहले मुझे थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि में कुछ कहना है कि छोड़ द्रुम की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इसी प्रकार पंत वो कहते प्रसाद कहते हैं, नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुलांग खुला हो, जो बिजली का फूल मेघ बीच गुलाबी रंग। ठीक, मतलब आप किसको छोड़ देंगे बताइए आप, हैं? किसको छोड़ देंगे? आप सभी के साथ न्याय करते हैं। अब आपकी, मैं समझ गया आपकी जो भावना है, एक का नाम लेकर आप बाकी को कैसे डाउन नहीं कर सकते। और आपने अच्छा देखिए, मैंने इतना सब देखा है, और प्रसाद जैसे उसने भी संदेश दिया कि और मतलब कवि की सोच देखिए, औरों को हंसता देख मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मानवता का इससे बड़ा कोई संदेश हो सकता है? बहुत सुंदर, बिल्कुल। आपको सवाल का जवाब मिला? नहीं, अभी आ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बताइए, मैं दिनकर को पढ़ता हूँ, तो दिनकर कहते हैं, छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, पाप है ये, पुण्य है विचिंत कर देना बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बहुत खूबसूरत लेखन है जी। इसी जोश में सर अब आपको कहता हूँ जी। लेकिन अब उसके बाद भी तमाम जो है कवि हैं, ये आधुनिक कवियों का मैंने जिक्र किया, लेकिन फिर भी अगर मैं सबसे को ज्यादा पसंद करता हूँ तो मैं कबीर को पसंद करता हूँ। बिल्कुल सर, इसी में एक पॉइंट जोड़ रहा हूँ क्योंकि एक समय सीमा भी है, तो एक मोटिवेशनल, एक जिस आप मूड में आ गए हैं, तो इसे अब कुछ ऐसी चीज आपके मुंह से निकलनी चाहिए जो दर्शक देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो भी प्रेरणा ले, आपके जीवन का सार निचोड़ और एक मोटिवेशनल मैसेज।
दोनों बात इसमें आ जाएंगी। अनीशा जी का भी जो आ जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते? मैं कबीर को पसंद करता हूँ जी। मध्यकाल के वो कवि, निर्गुण धारा के वो कवि कबीर, जिन्होंने, और कभी मुझे सोचता हूँ कि कभी मुझे नहीं, मैं बहुत सारे जो शायद हिंदी के विद्यार्थी रहे उनको बड़ा उनका रहा होगा कि ऐसे लोगों से भी कभी क्या कोई मिलना हो सकता है क्या, कि तुलसी कबीर हैं, तुलसी है, सूर है, ऐसे अद्भुत कवि हुए हैं। और कबीर ने कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। वाह। ऐसे कह रहा है वो, मैंने कभी शाही को मैंने छुआ नहीं, कलम को मैंने हाथ में नहीं लिया। तो मतलब कहने का मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि वो शायद निरक्षर थे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र उन्होंने छोड़ दिया और जिस पर उन्होंने नहीं लिखा हो जी। ऐसी कौन सी बुराई थी जिस पर उन्होंने नहीं लिखा हो, ऐसी कौन सी बात थी जिस पर उन्होंने लोगों को फटकारा नहीं हो, उन्होंने समाज के लोगों को ऐसे अंधविश्वासों पर, बुराइयों पर उन्होंने उसको फटकार नहीं लगाई हो। बिल्कुल सर, हम आपको रोकना तो नहीं चाहते, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। क्यों अनीशा जी? जी बिल्कुल। और जीवन में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है, तभी हम बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। तो आज अलबेलो राजस्थान में हमारे साथ थे प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा जी, और हमने आज के कार्यक्रम में उनसे बहुत सारी बातें की, और बातें हम और भी जानना चाह रहे थे और भी आपसे बातें करना चाह रहे थे, लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं। बिल्कुल। और ये भी वादा करते हैं कि अलबेलो राजस्थान में अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही खास मेहमान आप तक पहुंचेंगे और आपसे अपनी जीवन की बातें साझा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।